अगर हरियाणा प्रदेश को ही अगर जो मन है तो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि सबसे हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान में बेरोजगारी में सबसे नंबर 1 पर क्यों है। आज महंगाई में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पर क्यों है। कानून व्यवस्था में हरियाणा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में नीचे से नंबर 2 पर क्यों है। क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट के आंकड़ों के मुताबिक ही हरियाणा प्रदेश को सामाजिक सुरक्षा इंडेक्स है जो उसमें सबसे असुरक्षित प्रदेश बताया गया है। क्यों हरियाणा के अंदर 33 बार पर्चे लीक हुए हैं। क्यों इस हरियाणा प्रदेश में परिवार पहचान पत्र को हथियार बनाकर 9.5 लाख गरीबों के पीले राशन कार्ड काटे गए हैं। क्यों इस परिवार पहचान पत्र को हथियार बनाकर के 4.25 लाख लगभग बुजुर्गों की पेंशन काटने का महापाप इस सरकार ने किया है। पूरी तरह से अर्थव्यवस्था डामाडोल है। जब 2014 में इनको सत्ता सौंपी थी तो तब 70,000 करोड़ का कर्जा था जो आज 4,51,700 करोड़ पर कर्जा हो चुका है। पूरी तरह से जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से सब प्रदेश में इस सरकार ने चौपट करके रख दी है और पूरे प्रदेश को कर्ज में डाल करके रख दिया है। जहां तक विकास कार्यों की बात है, जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, तो इस प्रदेश में 81.5 किलोमीटर मेट्रो लाइन बिछी थी। इस सरकार के 10 साल के पीरियड में वो मेट्रो लाइन 1 भी इंच आगे क्यों नहीं बढ़ी। कांग्रेस के समय 4 बड़े बिजली के कारखाने लगे थे 5400 मेगावाट के, 43,000 करोड़ रुपए खर्च करके। इस सरकार ने 1 यूनिट भी बिजली का पैदा करने का कोई कारखाना नहीं लगाया। कांग्रेस के सरकार के समय अंतरराष्ट्रीय स्तर की 18 यूनिवर्सिटियां बनी थी। इसी तरह से मेडिकल कॉलेज बने थे। कांग्रेस पार्टी के समय 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ किए थे। 4 लाख लोगों के 3,92,000 लोगों के 100 गज के प्लॉट काटने का काम किया था। कांग्रेस पार्टी के समय में जो वजीफा जो गरीब लोगों को मिलता था वो भी बंद कर दिया। आज शिक्षा की व्यवस्था ऐसी है हरियाणा में कि आज 538 स्कूल ऐसे हैं जहां पर लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है। 1047 स्कूल ऐसे हैं जहां पर लड़कों के लिए भी टॉयलेट नहीं है। 131 स्कूल ऐसे हैं जहां पर पीने का पानी तक नहीं है। 326 ऐसे स्कूल हैं जहां पर 4 दीवारी तक नहीं है। 8,240 स्कूलों के कमरों की जरूरत है। इस सरकार ने जीडीपी का केवल 2% एजुकेशन पर लगाया जो 6% होना चाहिए था। उसमें भी 10,676 करोड़ रुपए इन्होंने सरेंडर कर दिया। 498 स्कूल बंद कर दिए, 4800 स्कूल मर्ज कर दिए, अध्यापकों की संख्या कम कर दी और 5 लाख रुपए हाई कोर्ट ने इस सरकार पर जुर्माना लगाया। इनकी अक्षमता को देखते हुए पूरी तरह से जो इन्होंने शिक्षा विभाग को पूरी तरह से खत्म करने का काम इस प्रदेश के अंदर किया। मेट्रो की जहां तक मैं बात कर रहा था, 26 जनवरी 2016 को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने ट्वीट करके कहा था कि हम फरीदाबाद से मेट्रो लाइन जो 32.14 किलोमीटर की होगी जिसपे 5900 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जिसमें 14 पिलर, उसमें वो 14 स्टेशन बनाए जाएंगे मेट्रो के। ये 26 जनवरी 2016 का है, घोषणा तो 15 की है। अब 24 चल रहा है। एक फूटी कौड़ी इन्होंने ना बजट में कोई प्रावधान किया, ना उस दिशा में कोई काम किया और आगे बल्लभगढ़ से पलवल तक की घोषणा कराए। वहां भी कह दी कि हम यहां पर 25 किलोमीटर की जो यहां पर भी करेंगे, 8 यहां पर मेट्रो के स्टेशन बनाएंगे और 3200 करोड़ रुपए इस पर खर्चा आएगा। ये सिर्फ जुमलेबाज लोग हैं, झूठ की राजनीति करते हैं, हकीकत से इनका कोई वास्ता नहीं है।
इन्होंने कोई बिजली का कारखाना नहीं लगाया। यहां तक कि मैं बिजली के बारे में बताना चाहूंगा, ये बात है, मैं जानना चाह रहा हूँ फिर लोगों के बीच क्यों नहीं पहुंच पाई, क्योंकि 2 कार्यकाल लगातार बीजेपी के रहे, बीजेपी तो तीसरी बार का भी दावा कर रही है, 400 पार की वो बात कर रहे हैं, फिर क्या कारण है कि कांग्रेस को अलायंस में आना पड़ा, इंडिया अलायंस के तहत हरियाणा में भी अलायंस में आना पड़ा? आखिर आप लोग अपनी बात क्यों लोगों के बीच नहीं पहुंचा पाए? हमारी बात पूरी के पूरी लोगों के बीच में पहुंच चुकी है। इनकी तानाशाही को देखते हुए जो इस देश में अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है, जिस तरह की इनकी नियत हिंदुस्तान के संविधान को बदलने की, प्रजातंत्र को खत्म करने की, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को खत्म करने की, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, विपक्ष का लोग जो बोलता है उसके खिलाफ झूठे मुकदमों में उनको अंदर जेल में डाल दिया जाता है। 2 मुख्यमंत्रियों को डाल दिया गया। जो इनके सामने जितने भी बेईमान हैं, जो इनको सरेंडर करके सारे बेईमानों को अपनी पार्टी में ला करके वॉशिंग मशीन में धो करके उनको सबको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। किसी को मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को डिप्टी सीएम बना दिया, किसी को लीडर अपोजिशन बना दिया, किसी को मंत्री बना दिया, किसी को केंद्र में बना दिया, किसी को प्रदेश में बना दिया। ये इनकी व्यवस्था थी। इसको देखते हुए इंडिया गठबंधन ने इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, ये सारा जो गठबंधन, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों का ये गठबंधन है। और जब से ये इंडिया गठबंधन बना है तब से ये पूरी तरह से इनकी रातों की नींद हराम हो रही है। ये कभी इंडी गठबंधन बोलते हैं, कभी घमंडिया गठबंधन बोलते हैं। इनको बोलना भी नहीं आता, इनको शर्म आती है इंडिया गठबंधन भी कहने में। तो इंडिया गठबंधन जो है बहुत मजबूत दिशा में अपना आगे बढ़ रहा है। फिर ये इंडिया अलायंस की बात हम कर रहे हैं, क्या कारण रहा कि कुछ जगहों पर नेताओं को इसको लेकर के विरोध भी करना पड़ा? खुद हम दिल्ली की भी बात करें, हरियाणा से सटा हुआ है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को भी वहां से अपना इस्तीफा देना पड़ा। कई नेताओं को वहां पीछे हटना पड़ा कि वो आम आदमी पार्टी या इंडिया अलायंस को लेकर के सहमत नहीं थे। इस बात को लेकर के और किसका असर हरियाणा में कितना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर भी एक सीट आपके साथ है? किसी प्रकार का ना विरोध दिल्ली में है और हरियाणा में तो बिल्कुल है ही नहीं। 10 की 10 सीट इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है और बहुत जबरदस्त हवा कांग्रेस पार्टी की चल रही है। ये हवाई नहीं, ये आंधी का रूप ले चुकी है और ये सुनामी कांग्रेस पार्टी की आ रही है। हरियाणा में पूरी तरह से बीजेपी का सुपड़ा साफ होना निश्चित है। ये झूठ की दुकान बंद होना निश्चित है। हम हरियाणा की बात करते हैं, अन्य दलों से जब बात करते हैं तो उनका कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भांजी हैं जो लगातार जा रहे हैं प्रचार में, और नेता नहीं आ रहे हैं। और नेता क्यों नहीं आ रहे हैं उसको लेकर के जाना चाहेंगे। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के आप कह रहे थे वो आ रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में और रूपरेखा क्या है? क्या और तमाम नेता भी नजर आएंगे? सभी हमारे नेता जहां जिसकी आवश्यकता है वो बिल्कुल तन्मयता से अपना काम लगे हुए हैं। 21 तारीख को हमारे खड़गे जी यमुनानगर जिले में जगाधरी अनाज मंडी में आ रहे हैं और 22 तारीख को राहुल गांधी जी हमारे दादरी में भिवानी महेंद्रगढ़ जो विधान लोकसभा है उसमें दादरी के अंदर राहुल जी का होगा और 23 तारीख का एक प्रोग्राम और होगा जो हम अभी आपको शाम तक बता देंगे। मैं एक प्रश्न और जानना चाहूंगा। कल देर रात एक बकायदा प्रेस नोट आता है, उसमें एक पत्र भी होता है प्रदेश कांग्रेस के जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उनके द्वारा वो भेजा गया था सरकार पे कैसे निशाना साधना है, किन मुद्दों को लेकर चलना है, ये तमाम बातें थी। लेकिन उसके बाद लास्ट में एक पैराग्राफ था जो हाईलाइट किया हुआ था, उसमें था कि यदि जिस लोकसभा क्षेत्र में, जिस विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग कम होगी कांग्रेस के पक्ष में, वहां के नेता जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, टिकट देने में भी उनके वो लेकर ध्यान रखा जाएगा, ऐसे लोगों का उनकी टिकट तक कटने की चेतावनी दी गई है। क्यों जरूरत पड़ रही है ऐसी चेतावनी की? देखिए, अपने अपने कार्यकर्ताओं का मॉरल बूस्ट करने के लिए उनमें किसी तरह की कोई शंका आशंका ना रहे, पूरी मजबूती के साथ काम करें, ये अपने स्ट्रेटेजी होती है। अलावा चेतावनी वो प्रभारी हैं हमारे प्रदेश के, उन्होंने कोई पत्र लिखा है, मैंने देखा नहीं असल में। अगर उन्होंने पत्र लिखा है तो वो कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए है और कार्यकर्ता पूरी तन्मयता से, लगन के साथ अपने पूरी तरह से पार्टी के लिए प्रचार करें, काम करें। लेकिन मैं पूरे प्रदेश में घूम रहा हूं, मैंने हर लोकसभा के अंदर जलसे किए हैं, रैली किए हैं, लोगों से मिलता हूं, डेली मिल रहा हूं, डेली संपर्क में हूं। हमारी कांग्रेस पार्टी के हर नेता, पूरा प्रत्येक कार्यकर्ता बिल्कुल
पूरी मजबूती के साथ में इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्प है और हम पूरी तरह से इस बीजेपी को साफ करने जा रहे हैं। तो इन लोकसभा चुनावों में एक बार फिर जानना चाहेंगे, जो तमाम सीटें हैं, 9 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस के उम्मीदवार है, आप किस तरीके से आश्वस्त है, कितनी सीटों को लेकर के आश्वस्त है इन लोकसभाओं में? मैंने कहा ना कि 9 के 9 कांग्रेस और 10वीं आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन 10 के 10 लोकसभा, और जो करनाल का जो बाई इलेक्शन है विधानसभा का, वो भी कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। यहां पर अगर हम बात करते हैं एक नाराजगी वाली बात, जिसको लेकर के मैं जानना चाहूंगा, दीपक बाबरिया ने पत्र में भी लिखा था कि कुछ जगहों पर नाराजगी देखी गई। खुद फरीदाबाद की भी बात करें जहां महेंद्र प्रताप है, वहां पर भिवानी में भी बात करें, इस तरीके की जो नाराजगी आई, जयप्रकाश जी की जो अभी एक वीडियो सामने आई है, इस तरह को लेकर के क्या कारण इसके पीछे मानते हैं जो लगातार नाराजगी थी, और कैसे इनको एकजुट करके साथ लेकर के चले? नहीं, किसी प्रकार की, मैंने बताया, कोई नाराजगी नहीं है, छोटी मोटी, क्योंकि बड़ी पार्टी है और इसमें जब टिकट के लिए कई दावेदार होते हैं, टिकट एक को ही दी जा सकती है, तो जो दूसरे को दावेदार प्रमुख होते हैं उनको कुछ महसूस होता है कि भाई मेरा भी दावा था, मुझे मिलनी चाहिए थी, तो उनको सेटल्ड होने में थोड़ा 2-4 दिन लग जाते हैं। वो अब सारा मामला बिल्कुल फिट है, किसी तरह की कोई हरियाणा प्रदेश में 8 दिन बच रहे हैं प्रचार में, प्रचार में 8 दिन बच रहे हैं, कैसे एक साथ लाएंगे फिर ये संदेश बेहतर कैसे जाएगा? सब आ चुके हैं, जिनकी बात कर रहे हो वो 0.5%, 1% लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हो, जो सक्रिय नहीं थे वो भी अब सक्रिय हो चुके हैं। चलिए हम सरकार को लेकर के भी बात करते हैं। लगातार आप अभी बीते दिनों में देखा, अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहे थे, सरकार के खिलाफ की जो है बात की जाए, कई विधायक आपके साथ भी जुड़े, निर्दलीय जो थे, समर्थन दिया। हालांकि बीजेपी कह रही है उनके पास पूरा आंकड़ा है, उनका कहना है कि सरकार पूरी सेफ है। देखिए, आप मीडिया के लोग हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आज विधानसभा में 88 का हाउस है, 2 सीटें खाली हैं, बहुमत के लिए 45 आदमी चाहिए। कांग्रेस के 30 और 3 इंडिपेंडेंट जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया 33, जेजेपी ने पत्र लिख करके गवर्नर को कह दिया 43, अभय सिंह चौटाला ने कह दिया, बलराज कुंडू ने 45 तो स्पष्ट तौर से विपक्ष के साथ खड़े हैं। तो इनको, ये तो सरकार बेशर्मी से चल रही है, इनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये हाउस ट्रेडिंग में, खरीद फरोख्त में, ये इन्होंने हमेशा कई प्रदेशों में राज इस खरीद फरोख्त से बनाया है। अभी भी ये जेजेपी के लोगों को खरीदने में लगे हुए हैं, उनको सौदा करने में लगे हुए हैं। इसी चीज को रोकने के लिए हमने ये मांग की है गवर्नर से कि भाई ये सरकार अल्पमत में है, इस सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और जनता का फ्रेश मैंडेट लिया जाए। जो आंकड़े की आप बात करो, आपको लगता है ये आ जाएगा? जेजेपी की जिस तरीके से बात कर रहे थे, दावा ये है, जेजेपी की तो कई विधायक ऐसे भी हैं, हम बात देवेंद्र बबली की भी करें तो उनका कहना है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो नेता ही बदल दे, अगर ऐसी स्थिति आई तो नेता बदल दे, यानी कि 7 विधायक दूसरी तरफ चले जाएं। तो ये तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रही है, ये कहीं ऐसा ना हो जैसा पिछली बार हुआ था अविश्वास प्रस्ताव, अभी कुछ समय पहले, वो दोबारा से कहीं ना कहीं नाराजगी ना आए। ये तो बयानबाजी से नहीं ना, ये सामने दिखना चाहिए ना। आप तो मीडिया के लोग हैं, बबली जी 7 विधायक तोड़ करके इकट्ठे होकर के 7 विधायक कहें कि भाई जेजेपी का स्प्लिट हो गया है, नहीं तो जो उनको कोई अधिकार नहीं है इस तरह से। पार्टी का एक पार्टी डिसिप्लिन में रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई थी हाउस में, लेकिन जेजेपी ने उसका एब्सेंट होने का वो कर दिया कि भाई कोई भी वहां पर एब्सटेन रहे, तो वहां पर सीधे 10 लोग उनके कम हो गए और इंडिपेंडेंट के दम पर उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव अपना पास करा दिया। इसीलिए जो जेजेपी अब कह रही है कि हम कांग्रेस को साथ में तैयार हैं, हमारा कहने का यह है कि हम हॉर्स ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं चाहते, हम कोई विधायकों की खरीद फरोख्त कोई नहीं चाहते। ये सरकार अल्पमत में है, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और जनता का दोबारा से विश्वास हासिल करना चाहिए। तो उसके लिए आप तैयार हैं दोबारा चुनाव, या फिर चुनाव वैसे तो सितंबर में ही होने हैं, उस विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रूपरेखा है, इस लोकसभा चुनाव को लेकर के कितनी आसान मानते हैं उस राह को? हम पूरी तरह से तैयार हैं, इसीलिए मांग कर रहे हैं इनको अपना मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए
और गवर्नर रूल में जैसे ही 4 जून को रिजल्ट आए उसके तुरंत बाद नोटिफिकेशन जारी करके विधानसभा का फ्रेश सिलेक्शन कराया जाए। लेकिन एक बात वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के कई विधायक भी संपर्क में है, ये बीजेपी के कुछ नेता दावा कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये कहीं ऐसा ना हो अपने भी पूरे करें। कांग्रेस का तो इनके साथ कोई है नहीं, पर हो सकता है कि बीजेपी वालों की बात कर रहे हो। चलिए, तो अब बात करें, अंत में उसी चर्चा पे लोग आते हैं, तमाम लोकसभा क्षेत्रों को लेकर के बात करते हैं। जिस लोकसभा क्षेत्र में हम बैठे हैं, इस करनाल को किस तरीके से देखते हैं? युवा चेहरा हालांकि उतारा, लेकिन प्रश्न भी उठे कि आखिर इसको उम्मीदवार बनाया गया है। उम्मीदवार बनाने को लेकर ये कहा गया, आरोप जेजेपी, इनेलो तमाम तो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये उम्मीदवार ही गलत उतारा गया है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी से मिली वजह, इस तरह के प्रश्न भी उठ रहे हैं। इसको लेकर करनाल लोकसभा को लेकर हम बात करते, क्या कहेंगे? उम्मीदवार गलत उतारा ये कोई बीजेपी तय करेगी? कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत मजबूत प्रत्याशी जो यूनिवर्सिटी का इलेक्टेड अध्यक्ष रहा, एनएसयूआई का इलेक्टेड अध्यक्ष रहा, जो लाखों वोटों से जीत करके हरियाणा यूथ कांग्रेस का इलेक्टेड अध्यक्ष बना, उस व्यक्ति को करनाल में हमने उतारा है। 31 साल का नौजवान है और दूसरी तरफ शायद 68-69 साल के हो गए अपने ये खट्टर साहब, तो उनसे तो वो 3 गुना दुगने से भी ज्यादा उम्र के हैं, दुगने से भी ज्यादा उम्र के हैं, लेकिन उनका उम्र ज्यादा है, लेकिन स्पीड दिव्यांशु की ज्यादा है। वो उनसे 3 गुना ज्यादा मेहनत करके वो जो सीट को निकालने जाएंगे। हम फिर स्टार प्रचारकों की बात करेंगे। आपने बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ रहे हैं और तमाम नेताओं के, राहुल गांधी के भी कार्यक्रम बन रहे हैं आने वाले दिनों में। एक संदेश कांग्रेस के तमाम नेता उनके साथ एक मंच पे हों, इसको लेकर कहां पर ऐसा कार्यक्रम होगा जिससे ये तस्वीर भी जाएगी कि तमाम कांग्रेस के नेता एक साथ हैं, एकजुट हैं? देखिए, जहां जरूरत होगी आप हमारे नेताओं की चिंता छोड़ दें, वो जो जहां जरूरत होगी वो सब वहां उस मंच पर पहुंचेंगे। बाकी एक जगह आएंगे हमारे जो नेशनल लीडर हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम और सारी लोकसभाओं को खाली करके सारे नेता वहां पर पहुंच जाए। हमें अपना अपना लोकसभा भी संभालने हैं, वहां जितनी हमें आवश्यकता होगी, जिस जिस नेता की आवश्यकता समझेंगे वही मंच पर पहुंचेंगे। बाकी अपने अपने लोकसभा में और यहाँ विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है इसमें ही अपने कार्यकर्ता लगेंगे। मुद्दों की बात करें, यूं तो बीते समय में लगातार कई आपने घोषणाएं, खुद आप या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं लगातार कर रहे थे। वो 6000 पेंशन की भी बात थी, तमाम नौकरियों को लेकर के बात थी। वो तमाम बातें जो हैं घोषणा पत्र में जो है, वो अब लोगों को कितना समझा पा रहे हैं, लोगों के बीच किस तरीके से जा पा रहे हैं इन लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए? देखिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ, न्याय पत्र 5 न्याय 25 गारंटी। तो मोदी जी ने अपने घोषणा पत्र पर चर्चा नहीं की। वो कांग्रेस के घोषणा पत्र से इतना डर गए कि उसमें उनको मुस्लिम लीग की गंध आने लगी। उसमें वो कहने लगे कि अगर किसी पे 2 भैंस है तो 1 भैंस कांग्रेस ले जाएगी। कोई मंगलसूत्र कोई बाजरे के मटके में रखा हो या कोई कनस्तर में, तो एक्सरे खींच करके उस मंगलसूत्र को ले जाएगी, मुसलमान को ले जाएगी। जिस तरह से कहने लगे जिस पे 2 मकान है 1 मकान को कांग्रेस ले जाएगी। ये प्रधानमंत्री का लेवल है, ये प्रधानमंत्री का लेवल है। अभी कह रहे थे उड़ीसा में जाकर के कि नवीन पटनायक जो मुख्यमंत्री हैं वहां के, वो मुख्यमंत्री जी को अगर लिस्ट ना पकड़ाएं तो वो उड़ीसा के जिलों के नाम नहीं बता सकते। उसके आगे बोलते हैं जिले ही नहीं, उन जिलों की कैपिटल भी नहीं बता सकते। तो ये प्रधानमंत्री जी को हो क्या गया है, ये लोगों का भी एक मनन करने का है कि भाई जिस प्रधानमंत्री को, जिसकी बात में इतना वजन होता था, आज वो पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है कि हम जो 30 लाख नौकरी जो मोदी सरकार ने नहीं दी, उनको हम पक्की नौकरी 30 लाख लोगों को हम देंगे। कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या है कि हम नौजवानों को 1 लाख रुपए प्रशिक्षण का 8,500 रुपए महीने के हिसाब से देंगे, जो ग्रेजुएट और जो डिप्लोमा होल्डर है, जो कि उनको ट्रेनिंग दी जा सके। कांग्रेस का घोषणा पत्र का यह है कि कोई पर्चा लीक नहीं होगा। हमारे हरियाणा में तो 33 बार पर्चे लीक हो गए, कोई पर्चा लीक नहीं होगा। कांग्रेस की यह घोषणा है कि अग्निवीर योजना के
हम कूड़ेदान में हम फेंक देंगे। जैसे पहले फौज में भर्ती होती थी उसी तरह से फौज में भर्ती होगी। महिलाओं के लिए कहा कि इस आरक्षण को इन्होंने तो झूठ बोला, हम आरक्षण को लागू करेंगे और जो गरीब महिला हैं उनके एक परिवार को बीपीएल धारक जो हैं उनको घर बैठे 1 लाख रुपए साल का 8,500 रुपए महीने उनके अकाउंट में हम डालने का काम करेंगे। आंगनवाड़ी वर्कर, मिड डे मील वर्कर, आशा वर्कर, उन सबकी तनख्वाह हम डबल करने का काम करेंगे और पूरे देश के अंदर 14 लाख आंगनवाड़ी वर्कर और भर्ती करने का काम करेंगे। हर जिले में एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से भवन, हॉस्टल और उसमें लाइब्रेरी, ये हम हर जिले में बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि सविताबाई फूले के नाम से हर जिले में महिलाओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए एक हॉस्टल हर जिले में बनाने का काम करेंगे। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज जिसमें अस्पताल भी हो वो हम मेडिकल कॉलेज बनाने का काम करेंगे। नवोदय जो स्कूल हैं, सेंट्रल स्कूल है, उनकी संख्या बढ़ाने का हम काम करेंगे और 25 लाख रुपए तक का जैसे चिरंजीव योजना राजस्थान में थी, सारे देश में उनका इलाज हम हॉस्पिटलों में फ्री करने का काम करेंगे। किसानों को एमएसपी की गारंटी हम देंगे, लीगल गारंटी देंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से जिंसों के भाव तय करेंगे और किसान मजदूर गरीब आदमी का पूरी तरह से कर्जा माफ करने का काम करेंगे। इनको ये तकलीफ है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या हो रहा है। हरियाणा प्रदेश में हमारा सीधा सा है कि जिनके पीले कार्ड काटे हैं, जिनका हक बनता है, उन सबके पीले कार्ड दोबारा से बनवाएंगे। जिन लोगों की पेंशन काटी है बुढ़ापे की, उनकी पेंशन जो है हम दोबारा से ब्याज सहित देने का काम करेंगे और जिस दिन सरकार बनेगी 1 महीने बाद जो पेंशन मिलेगी 6,000 बुढ़े को और 6,000 बुढ़िया को 12,000 रुपए पेंशन हम बुढ़े बुढ़िया को हम देने का काम करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के हम लागू करेंगे। गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। बिजली 300 यूनिट तक सभी को हम फ्री देने का काम करेंगे और 100 गज के प्लॉट की योजना हम दोबारा से शुरू करेंगे और उस पर 3.5 लाख रुपए खर्च करके 2 कमरे का मकान, लैट्रिन, बाथरूम, किचन सब चीज हम बना करके देंगे। और जो ये परिवार पहचान पत्र है, जो परमानेंट परेशानी पत्र बन के रह गया है, और ये पोर्टल जिस तरह से लोगों को परेशान किया, जब समय होता है पोर्टल नहीं मिलता, चाहे प्रॉपर्टी आईडी है, इनके चैप्टर बंद करेंगे, इनको पूरी तरह से हम खत्म करेंगे। 2 लाख सरकारी पक्की नौकरी हरियाणा में जो खाली पड़ी है उनको देंगे और कौशल विकास रोजगार निगम जिसमें जो ठेके पर नौकरी की इन्होंने प्रथा शुरू की है, जिसमें कोई किसी तरह की कोई मेरिट नहीं, कोई किसी तरह की कोई सुविधा नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई उसमें रिजर्वेशन नहीं, हम कौशल विकास रोजगार निगम को भंग करके पक्की नौकरी हम युवाओं को देने का काम करेंगे। ये हमारे वायदे हैं और ये हरियाणा प्रदेश के हर कोने कोने में, घर घर में हमारे पहुंच चुके हैं और पहुंच रहे हैं। चलिए, तो उदय भाट जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम बात करें इंडिया न्यूज हरियाणा का ये कार्यक्रम मंच, जिसमें तमाम बातें जो है उदय भाट जी ने अपने इस कार्यक्रम में अगर बात रखी कि किस तरीके से किन मुद्दों के साथ ये लोगों के बीच जा रहे हैं, और जहां तक जो आरोप कांग्रेस पे लग रहे थे, चाहे वो आपसी नाराजगी की बात थी, उसको लेकर के भी अपनी तमाम बातें, तमाम जवाब इन्होंने रखे, बड़े बेबाकी के साथ तमाम बातें रखी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन कहीं जाइएगा मत, बस वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अगले सत्र की ओर बढ़ेंगे।